स्वागत है YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे संसार में फैली हुई महामारी पैंडेमिक कोरोना वायरस के बारे में। हम लोग आज अध्ययन करेंगे कोरोना महामारी क्या है और भारत सरकार द्वारा कौन कौन से इससे संबंधित टेस्ट कराए जा रहे हैं, बचाव के तरीकों पर, वैक्सीनेशन पर और लॉकडाउन से लेके बन चुकी वैक्सीन के बारे में। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सामान्य जानकारी के साथ साथ आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करें। हम लोग सर्वप्रथम डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोना वायरस से बनने वाली कोविड-19 बीमारी क्या है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में कोरोना महामारी के बारे में। आपको बताते चले कोरोना वायरस डिजीज है, कोरोना वायरस डिजीज है, इसलिए इस पूरे नाम को अगर देखें तो CO फॉर कोविड, वायरस VI एंड D फॉर डिजीज, ये इन्हीं तीनों चर्चित नामों के एब्रीविएशन से कोविड बना है, जो चर्चित नाम है कोविड। और यहां 19 लगने का कारण यह है कि 2019 में सबसे पहले ये चीन के शहर वुहान में खोजा गया था। चीन के शहर वुहान में 2019 में खोजा गया था, इसलिए इसका सांकेतिक नाम 19 है, जबकि ये कोविड-19 जो नाम है वो कोरोना वायरस डिजीज के एब्रीविएशन संयुक्त रूप से बना हुआ है। इस कोरोना शब्द पे भी चर्चा कर लेते हैं। कोरोना एक्चुअल में लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्राउन मीन्स मुकुट। तो कोरोना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, ये परीक्षा के लिए अच्छा शब्द हो सकता है। कोरोना एक लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द में इसका मतलब होता है क्राउन मीन्स मुकुट। चूंकि इस वायरस की जो आकृति है उसमें लगे हुए कांटों का स्पंजी इस प्रकार रहता है कि ये मुकुट जैसा दिखता है, मुकुट जैसा इसका आकार, वायरस का आकार दिखने के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया। ये लैटिन वर्ड है और ये वायरस है, इसलिए कोरोना वायरस, डिजीज बीमारी है इसलिए बीमारी, इसलिए इसी तीनों से संयुक्त नाम जो चर्चित नाम है वो कोविड-19 बन जाता। 2019 में इसका सबसे पहले पता चला, इसलिए 19। जबकि WHO द्वारा इसका वास्तविक नाम जो रखा गया है वो रखा गया है SARS-CoV। यहां SARS-CoV रखा गया। ये SARS का मतलब समझते होंगे आप लोग, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वास्तव में सार्स बीमारियों का एक सामूहिक नाम है। वे वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, सारी बीमारियों को सार्स सेक्शन में रखते हैं। जैसे कि निमोनिया, उसी निमोनिया के परिवार का ही ये कोरोना वायरस है। तो हम लोगों को दोबारा से चर्चित करते हैं, कोविड-19 एक सामूहिक चर्चित नाम है, जबकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV रखा है। अभी इस समय इसका फेज 2 चल रहा है, तो हम लोग इस तरीके से लिखा हुआ भी देखते हैं। वस्तुतः सार्स का मतलब समझ में आता है कि वायरल से होने वाली बीमारियां जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, सारी बीमारियों को हम लोग सार्स सेक्शन में रखते हैं, जैसे कि निमोनिया। तो WHO ने इसका नाम SARS-CoV रखा है। तो SARS का मतलब सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जबकि कोविड का CoV का मतलब हो जाता है कोरोना वायरस। ये इसका SARS द्वारा रखा गया नाम है। अगर हम लोग इसके बारे में करें तो राइबोविरिया ये कोरोना वायरस के जगत का नाम है। इसके जगत का नाम है जो बायोलॉजिकल सिस्टम, इसका जो जगत का नाम है वो राइबोविरिया है, जबकि इसके फैमिली का नाम राइबोविरिडे है। कहीं कहीं विरिडाई लिखा होता है, राइबोविरिडाई लिखा होता है, इस तरीके से। तो ये इसके कुल का नाम है। तो हम लोग दोबारा से इसको जान लेते हैं कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका कोविड-19 चर्चित नाम है। WHO ने इसको SARS-CoV-2 कहा है। SARS का मतलब हो जाता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सबसे पहले चीन के वुहान शहर में आया था, 2019 में खोजा गया था, इसलिए इसमें 19 लगा होता है। यहाँ कोरोना शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चित है उस पर इसलिए बात कर लेते हैं कि ये लैटिन शब्द है, ये आपके काम का हिस्सा हो सकता है। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन। चूंकि इस वायरस की आकृति मुकुट टाइप की होती है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। ये SARS फैमिली का है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को प्रभावित करता है।
जाता है, इसलिए इसे सार्स ग्रुप में भी रखते हैं। इसके जगत का नाम है राइबोविरिया, जबकि राइबोविरिडाई इसके कुल का नाम है। आपको बताते चले इस वायरस के बारे में कि इसमें कौन कौन से लक्षण है जिससे पता चल जाता है कि बीमारी है। तो सबसे पहले चूंकि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो सांस लेने में दिक्कत इसकी सबसे पहली परेशानी है। इसकी शुरुआत में जुकाम, खांसी और बुखार आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और अधिक बढ़ जाने पर, मात्रा बढ़ जाने पर ये सांस फूलने लगती है, जिसको हम लोग हांफी बोलते हैं। क्योंकि ये वायरस अपने लंग्स के ऊपर जो छिद्र होते हैं जहां से ऑक्सीजन अंदर जाके ब्लड में मिलती है, उन लंग्स के ऊपर उस एक झिल्ली, जेल टाइप का बना लेती है, झिल्ली बना लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन अंदर ब्लड तक नहीं पहुंच पाती और दम घुटने या बाद में अंततः बीमार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। एक बात बताना अत्यंत आवश्यक है, ये एकल जीनोम, एकल आरएनए, ये जो बीमारी है, ये कोरोना जो है वो एकल आरएनए, एकल जीनोम वाला आरएनए वायरस है। एकल जीनोम वाला आरएनए वायरस है। ये कोरोना वायरस एकल जीनोम आरएनए वायरस है। इसीलिए भारत में जीनोम टेस्टिंग के संबंधित 2 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। अब हम लोग सबसे अहम बात जानेंगे कि भारत में इस समय जो चर्चित 2 प्रकार के टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं। भारत में प्रचलित दोनों टेस्टों में से सबसे पहले जो कम समय में हो जाता है उसका नाम है रैट। ये आर फॉर रैपिड मीन्स तेजी, एंटीजन, ये खास बात है, एंटीजन, और ये है टेस्ट। सबसे पहले जो इस समय जो चर्चित होता है, जिसका रिजल्ट मुश्किल से 5 या 6 मिनट में आ जाता, अमूमन 10 मिनट में हम लोग इसको निकाल लेते हैं। उस टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें व्यक्ति के नाक से या गले से म्यूकस निकाला जाता है। म्यूकस निकालते हैं, मतलब नाक जैसा जो होता है, लिबलिबा सा, वो निकालते हैं, म्यूकस निकालते हैं और म्यूकस में चेक करते हैं कि कोरोना वायरस का कोई एंटीजन तो नहीं है। एंटीजन का टेस्ट करते हैं और किट में म्यूकस को निकाल कर रखते हैं और जैसे ही म्यूकस को उस स्लैब में या किट में डाला जाता है, यदि एंटीजन है तो वहां 2 लाइनें बनकर आ जाती हैं किट पर। अगर 2 लाइनें हैं तो आप माना जाता है कि ये रैपिड, बहुत जल्दी से रैपिड, ये बहुत जल्दी से होने वाला टेस्ट है। इसका रिजल्ट मुश्किल से 10 मिनट में मिल जाता है, इसलिए इसका नाम रैपिड रखा गया। इसमें केवल यह चेक किया जाता है कि कोरोना से संबंधित कोई एंटीजन तो मनुष्य के नाक या गले में या मनुष्य के संबंध में नहीं है। तो चेक कैसे किया जाता है? तो नाक से, गले से लिबलिबा एक पदार्थ निकाला जाता है जिसको म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस निकालकर चेक कर लेते हैं, उस स्लैब पर डालकर, उस किट पर डाल के, इसमें एंटीजन है। अगर उस एंटीजन है तो उस किट में आपको डबल लाइन आएगी, तो डबल लाइन से दिखेगी, इसका मतलब आप एंटीजन पॉजिटिव हैं। अगर एंटीजन है, एंटीजन टेस्ट के बारे में बता दूं, ये बहुत ज्यादा सकारात्मक या सटीक नहीं होते, किंतु बहुत जल्दी चेक करने पर ये पाया जाता है कि इससे बात बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है, एंटीजन टेस्ट में निगेटिव है, इसका मतलब है कि हो सकता है वो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव हो। तो एंटीजन एक बहुत ज्यादा 100% 100% सकारात्मक टेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी से अनुमानित टेस्ट कह सकते हैं। चूंकि ये बहुत आसानी से निपट जाता है, कम लागत का होता है, इसलिए इससे भी जल्दबाजी में जितने भी टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं। इस दूसरे टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। यहां सबसे पहले परीक्षा के लिए इसके फुल फॉर्म को जानने का जरूरी है। इसके फुल फॉर्म के जानने के जरूरी है, तो हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ये आरटी फॉर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहां पीसीआर का क्या मतलब है? पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये चेन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि वायरस कितनी जल्दी से अपनी चेन साइकिल को बढ़ा रहा है, इसी से सीटी वैल्यू आएगी जो बताएगी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है अथवा नहीं। तो हम लोग दोबारा से दूसरे वाले टेस्ट को जान लेते हैं। दूसरे वाले टेस्ट का नाम है आरटीपीसीआर। यहाँ आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरटी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
इसमें हम लोग टेस्ट क्या करते, सबसे पहले बिंदु नंबर 1, सबसे पहले व्यक्ति के शरीर के कई हिस्सों से यथा नाक और गले से हम लोग म्यूकस निकालते हैं। सबसे पहले नाक और गले से हम लोग म्यूकस निकालते हैं। इस म्यूकस आने के बाद में उस म्यूकस को इस टेस्ट स्लैब में डालकर सबसे पहले पता चलाते हैं कि इस म्यूकस में कोई वायरस है कि नहीं, और वायरस होने के लिए उस म्यूकस में मौजूद वायरस के आरएनए को फोकस किया जाता है। सबसे पहले आरएनए को फोकस किया जाता है, क्योंकि कोरोना एक सिंगल जीनोम वाला आरएनए वायरस है। इसलिए मैं दोबारा से इसको दोहरा देता हूं। आरटीपीसीआर टेस्ट में नाक या गले से म्यूकस निकालते हैं, और म्यूकस निकालने में पता चल जाता है कि म्यूकस में कोई वायरस है कि नहीं, जो सिंगल जीनोम वाला आरएनए है। और उसके बाद में पता चल जाता है, यदि इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, ये पता कैसे चलता है कि इस म्यूकस में आरएनए वाला या कोई वायरस है, तो इस टेस्ट में आने वाली C2 वैल्यू, इसकी CT वैल्यू ये कमाल की है, जिससे हम लोग पता चलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। CT वैल्यू का मतलब होता है C फॉर साइकिल। ये जो चेन रिएक्शन है ना, ये वायरस साइकिल चेन बनाता है ना, वो उसी पे बात है, साइकिल थ्रेशोल्ड। ये एक लिमिट तय कर देता है। CT वैल्यू मतलब इस टेस्ट के दौरान एक लिमिट आ जाती है साइकिल थ्रेशोल्ड की, जिसकी संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसकी एक न्यूनतम औसत वैल्यू रखी गई है, वो 35। इसका मतलब है इस वैल्यू से यदि आगे की ओर बढ़ेगी इस CT वैल्यू, ये CT वैल्यू अगर इस 35 जो लिमिट है इससे ऊपर जाएगी तो कोरोना नेगेटिव कहा जाएगा। इसका मतलब है CT वैल्यू इनडायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है कोरोना वायरस के। इसका मतलब है कि जिस तरीके से CT वैल्यू बढ़ेगी, ज्यादा आ रही है, तो मनुष्य के शरीर में ज्यादा वायरस की मात्रा नहीं है, सघनता वायरस की ज्यादा नहीं है। यदि इस 35 से नीचे जा रही है, अगर ये नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में कोरोना वायरस की सघनता ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोरोना वायरस मौजूद है। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, आरटीपीसीआर की जांच के बाद CT वैल्यू आ जाती है। हम लोग CT वैल्यू में उस लिमिट पर ध्यान रखते हैं जहां से ये तय हो जाता है कि इससे नीचे आने पर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, इसमें कोरोना पॉजिटिव है। जबकि इस लिमिट के ऊपर अगर मात्रा आती है, इस CT वैल्यू की मात्रा इस 35 से ज्यादा आती है, तो पता चल जाता है कि कोरोना नेगेटिव है। CT का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड, एक ऐसी अंतिम सीमा जहां कम या ज्यादा से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति धनात्मक है या ऋणात्मक है। हम लोग इसको भी इस तरीके से डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि CT वैल्यू इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोना वायरस। मतलब अगर CT वैल्यू कम है तो कोरोना वायरस ज्यादा होगा, सघनता ज्यादा होगी, मतलब व्यक्ति धनात्मक है। और CT वैल्यू अगर संख्या में अधिक है तो कोरोना वायरस के होने के कम चांस हैं। तो दो प्रकार के भारत में हमें टेस्ट जो चल रहे हैं उसको पुनः एक बार देख सकते हैं। एक का नाम है आरटीपीसीआर, दूसरा बताया था हम लोगों ने रैट बोले तो रैपिड एंटीजन टेस्ट। यही दो इस समय चर्चित हैं। आरटीपीसीआर ये कम से कम 6 से 8 घंटे में अपना रिजल्ट देता है, 6 से 8 घंटे में रिजल्ट देता है, और ये बिना लैब के कार्य जांच नहीं सकते हैं, और इसकी लागत भी थोड़ी सी महंगी आती है। इसलिए प्रायः संदिग्ध केसों में जहां एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट में यदि व्यक्ति पॉजिटिव आ जाता है, तब उसकी वास्तविकता को पता चलाने से या कहीं गहराई से जानने के लिए ही आरटीपीसीआर कराते हैं। हमने बताया था पहले भी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, जो किट पर किया जाता है, यह सामान्यतः सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे, 100% सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता। तो अगर किसी की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की जांच नेगेटिव आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नकारात्मक भी है, नकारात्मक ही हो सकता है वो आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आए, पर आरटीपीसीआर को लगभग सकारात्मक माना जाता है। ये मात्र 5 से 10 मिनट में इसका अपना रिजल्ट दे देता है, जबकि आरटीपीसीआर को रिजल्ट आने में 6 से 8 घंटा लगते हैं। इसके लिए लैब चाहिए करने के लिए, इसलिए इसका खर्चा भी ज्यादा रहता है। एक बार पुनः जान लेते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ये चेन रिएक्शन के कारण ही इसकी एक साइकिल थ्रेशोल्ड अंतिम लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। उस अंतिम लिमिट की औसत लिमिट जो है 35 है। यदि व्यक्ति की CT वैल्यू 35 से कम है तब ये माना जाता है कि व्यक्ति धनात्मक है या कोरोना पॉजिटिव है, और अगर इससे है तो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव माना जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको रटने वाली भाषा में या डायरेक्ट समझने वाली भाषा में यूं कह सकते हैं, CT वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोरोना वायरस। ये दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, और
टेस्ट का इस तरीके पे भी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि नाक और गले से म्यूकस निकालकर हम लोग वायरस का आरएनए के बारे में जानकारी जुटाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस दोनों टेस्टों के बाद में भारत सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए। तो आपको मालूम है, चूंकि इसके फैलने का तरीका, संक्रमण का तरीका छूने से भी है, तो छूने से फैलने के लिए ही लॉकडाउन का सिस्टम लगाया गया कि संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो सबसे बेहतर है कि उसको जिस जगह है वहीं रोक दिया जाए, और व्यक्ति सामान्यतः चलना फिरना बंद नहीं करता, इसलिए मजबूरन भारत सरकार को सबसे पहले 2020 में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। जनता कर्फ्यू का मतलब है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले जनता से रिक्वेस्ट की कि आप लोग 24 घंटे के लिए अपने बंद कमरे में अपने स्थान पर ठहरिए। अगर आपके अंदर वायरस है तो वो 24 घंटे में इनएक्टिव हो सकता है और अदर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा और उसकी चेन टूट जाएगी, और इसलिए चेन तोड़ने के लिए ही वो सबसे पहले 22 मार्च 2020 को मोदी जी ने सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगाया था। बाद में देखा कि इस बीमारी की सघनता दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए एक दिन बाद उन्होंने 24 मार्च को घोषणा की अब निरंतर 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन चलेगा। संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब अब लगातार 21 दिन तक व्यक्ति अपने ही कमरे में बंद रहेगा फैमिली के साथ। चूंकि संक्रमण होगा तो वो सीमित क्षेत्र में ही सिमट के रह जाएगा। हालांकि इस उपाय से काफी फैलने में, कोरोना वायरस के प्रथम फेज में फैलने में काफी मदद मिली और ये कंट्रोल भी हुआ। और ये लॉकडाउन 24 मार्च से लगातार चलता रहा और मई तक, संपूर्ण मई तक चला। फिर जो आर्थिक हालात बिगड़े, लोगों के खाने पीने से लेके आजीविका के भी बड़ी दिक्कत हुई, इसलिए फिर धीरे धीरे चूंकि संक्रमण भी ना फैले तो ऐसे व्यवसायों को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट कर दिया गया। और ये प्रथम जो पहले जो बंद करने के प्रोसीजर था उसका नाम लॉकडाउन रखा गया, और जो दोबारा से लॉकडाउन को धीरे धीरे ओपन करने का रखा गया उसका नाम अनलॉक रखा गया, अनलॉक। तो सबसे पहला अनलॉक लॉकडाउन के 4 फेज लगाए गए जो 30 मई तक गए। 4 हिस्सों में लॉकडाउन लगा, जबकि अनलॉक 6 हिस्सों में रखा गया। धीरे धीरे वही व्यवस्था जो लॉकडाउन की गई थी उसको धीरे धीरे खोला गया। प्रथम लॉकडाउन 1 जून को घोषणा हुई थी जो 3 तारीख तक गई थी। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं को खोलते चले गए और अंततः ये सितंबर में जाके संपूर्ण तरीके से खोल दिया गया। अभी वर्तमान हालात ये है कि चूंकि विषम आर्थिक परिस्थितियों को पहले ही जांचा जा चुका है, लोगों के पलायन संबंधी भी दिक्कतें भारत सरकार ने देखी और सभी सरकार ने देखी, इसलिए भारत सरकार की मंत्रालय के अनुसार राज्यों ने अपने दिमाग से, अपने हिस्से से, अपनी व्यवस्थाओं से सीमित लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन का प्रचलन चला है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में आज दिनांक 1 मई को 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगा है, जिसमें शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लोग अपने ही व्यवस्थित जगह पर कैद रहेंगे या बंद रहेंगे, चूंकि ये वायरस से संबंधित चैन आसानी से टूट सके। आर्थिक गतिविधियां बड़े आसानी से बिगड़ जाती हैं, इसलिए 3 दिन ओपन भी रखे गए हैं। इस गंभीर बीमारी में भारतीय वैज्ञानिकों ने, संसार के अनेक व्यापारियों ने, वैज्ञानिकों ने इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन पे कार्य किया कि किसी भी तरीके से कोरोना को रोकने वाली कोई वैक्सीन तैयार हो सके। अंततोगत्या कई माह की लगातार मेहनत के बाद कुछ वैक्सीनें भारत व अन्य देशों में तैयार हुई। भारत में सबसे पहले तैयार होने वाली वैक्सीन है, उसका नाम है कोविशील्ड। जो सबसे पहले तैयार हुई उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। चूंकि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी, कोविशील्ड ये परीक्षा के लिए थोड़ा सा काम हो सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई थी। दूसरा है कोवैक्सीन। यह भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। और अन्य रूस की जैसे स्पुतनिक है, ये इसको रूस द्वारा बनाया गया, ये भी चर्चित है। और एस्ट्राजेनेशिया ये यूरोप द्वारा तैयार की गई थी। तो मैं एक बार पुनः इस बात पे चर्चा कर दूं कि कोविड-19 को रोकने के लिए भारत सरकार या भारत इंस्टीट्यूट द्वारा 2 प्रकार की वैक्सीन डेवलप की गई। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड डेवलप किया गया, जबकि भारत में ही भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन को डेवलप किया गया। इन दोनों वैक्सीनों का ही प्रयोग वर्तमान में चल रहा है।
अन्य कई देशों की अलग अलग भी हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्राजेनेसिया तैयार की गई, जबकि रूस द्वारा स्पुतनिक की गई। कैसे टेस्ट किए जा रहे हैं? टेस्ट से संबंधित शब्दावली के फुल फॉर्म, बीमारी से संबंधित शब्दावली के फुल फॉर्म, कोरोना का किस भाषा का शब्द है, ये काम का है। लॉकडाउन कब से कब लगा, कितने फेज में लगा, अनलॉक कितने फेज में लगा, 6 फेज में लगा, और वर्तमान के हालात कैसे हैं, कौन कौन सी वैक्सीन भारत द्वारा या संपूर्ण विश्व द्वारा तैयार की गई, इस बारे में जानकारी आपके आगे वाली परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, आज के इस डिस्कशन में टेस्ट की महत्वता को आप समझिए, शब्दावली को समझिए, और अभी महामारी ने अपना पांव समेटा नहीं है, इसलिए आगे जो भी जानकारी मिलती रहेंगी हम लोग आपस में डिस्कस करते रहेंगे, जानकारी के भाव को भी समझेंगे और अध्ययन के तौर तरीकों को में भी डालेंगे। मेरा एक निवेदन है कि अभी भी लोगों ने उस गंभीरता से इस बीमारी को अभी लिया नहीं है। लोग सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उन्हें नजर आता है कि बीमारी बहुत गंभीर नहीं है, पर अब आपको आज और कल के हालात देख के निश्चित रूप से माजरा स्पष्ट हो गया होगा, नज़ारा क्लियर हो गया होगा कि बीमारी इस समय भयावह रूप धारण कर चुकी है। इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बेवजह इधर उधर ना घूमें। सरकार भी आपके बचाव में अब अधपकी सी नजर आती है। आप देख रहे होंगे आज तक के न्यूज एंकर रोहित सरदाना, सब कुछ था, पैसा, पहुंच, पर कुछ कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए आप स्वयं में सतर्क रहें, अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। सरकार भी जिस हद तक मदद कर रही है या कर पा रही है उसी हद तक जा पाएगी। संसाधनों का अभाव है और हम लोग भारत की सरकारी व्यवस्था को भली बात जानते भी हैं, इसलिए बेहतर है स्वयं में सतर्क बने, सरकार के भरोसे ज्यादा ना रहें, वैक्सीनेशन का लाभ लें। आज के सरकारी हालात पर मेरा जो कहना है कि हाकिम ने देखा है दूर से मातम का नजारा, हाकिम ने देखा है दूर से मातम का नजारा, खुद के पांव कब्र में होते तो हकीकत होती। धन्यवाद।